उनके उन्होंने जो अपने ट्रेनीज को, अपने स्टूडेंट्स को जो रिसोर्सेस दिए हैं, चाहे वो हेलन केलर इंस्टीट्यूट्स में रहे हो, इंस्टीट्यूट मुंबई में रहा हो, या सेंस इंटरनेशनल के माध्यम से उनके रिसोर्सेस को हम लोग पढ़ के और इस फील्ड में आगे बढ़े हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग एज अ चीफ स्पीकर मैडम को होस्ट कर रहे हैं। मैम, आपका मैं अपने मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अपने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट, अपने सीआरसी के सभी ऑफिसर्स, सभी स्टाफ और हमारे जितने बेनिफिशियरी हैं, उनके पेरेंट्स, मैं सबकी तरफ से, इस पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपी फॉर चिल्ड्रन विद आईडीज। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा विषय है जो साइलो में ही रहा है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमसे हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और पिछले 2-3 महीनों में मैम हम लोगों ने जो वेबिनार्स किए हैं, एक श्रृंखला चलाई है, वो कोई हमने ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से करते जा रहे हैं और लोगों पे थोपते जा रहे हैं कि नहीं आप आइए ज्वाइन करिए। नहीं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हों, सिबलिंग हो, स्टेक होल्डर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, या दूसरे कोई भी रिहैब वर्कर हो, रिहैब प्रोफेशनल हो, मैम, वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टॉपिक पे हमें एक ऑनलाइन सेंसिटाइजेशन, ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम करके दीजिए। और मुझे बहुत खुशी है, आप देखिए कि अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ है और हमारी स्ट्रेंथ फुल हो गई है। गूगल में हमें 250 से ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, और विदिन अ जिफी ये फुल हो जाता है। और दो वी आर रीजनल सेंटर, हमारा ज्यूरिडिक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक पूरे देश से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और मुझे हर प्रोग्राम के बाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। उसका कारण है कि देश में जितने दिग्गज लोग हैं वो हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, और हमारे सभी स्टाफ रात दिन मेहनत करके इन सब प्रोग्राम्स को इस पैंडेमिक में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। आप मैडम जुड़ी हैं, आपका बहुत स्वागत मैं फिर से करता हूं। हमारे जो आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, राजीव रंजन जी, विकास जी, अमित जी, सबिता मैडम और नागेश पांडे जी, आप सबके प्रति भी मेरा आभार है। आप इतने अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स मैं देख रहा हूं, देश के कोने कोने से जुड़े हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं, और ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार में, क्योंकि मैडम अगर इस पे ये जो 250 लोग ओरिएंट होंगे, सेंसिटाइज होंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में और 4-4, 5-5 लोगों को या बेनिफिशियरीज को अच्छे से फायदा पहुंचा पाएंगे। उनकी जो एजुकेशनल प्रोग्रामिंग है उसको अच्छे से कर पाएंगे, और निश्चित रूप से हमारे आईडी बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं सभी को ये आशान्वित करता हूं कि सीआरसी लखनऊ हमेशा की तरह इस पैंडेमिक में और आगे भी क्वालिटी प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए करता रहेगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि सब लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पैंडेमिक को लेके, कोविड को लेके जो भी गाइडलाइन निकाल रही है उसको फॉलो करें, मास्क जरूर पहने, और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। और ये बातें आप लोग अपने आस पड़ोस और कम्युनिटी में भी स्प्रेड करें, जिससे कोरोना को हम लोग जल्दी ही हरा सके। आप सभी का फिर से स्वागत, सभी के प्रति आभार, सबको धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। सादर धन्यवाद सर। आपका निर्देशन और आपका आशीर्वचन नित्य नवीन हमें ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की शक्ति दे रहा है। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, मिसेस सबिता शेवड़े मैम, आपने हेलन केलर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नवीन मुंबई में अनेकों वर्ष कार्य करते हुए वहां पर एक यूनिक पर्सनालिटी और फुल डेडिकेशन के साथ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के रूप में काम करते हुए वहां पे स्थापित किया अपने को। आपके द्वारा अध्ययन काल में गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर ऑफ एमएड बैच एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई का कीर्तिमान स्थापित किया गया। आप कोर्स कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल ऑफ HKID भी रही, तथा इस समय परकिंस में आप कंट्री को हेड करते हुए एक विधिवत विशेषज्ञ के रूप में अपने को स्थापित करके और छात्र छात्राओं के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे दिव्य मूर्ति विदुषी को मैं आमंत्रित करते हुए
अपने और अपने इस पटल को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं शब्दा मैम को कि आप आए और आज के विषय पर आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे बीच रखें। आदरणीय शब्दा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, नागेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत बढ़िया वेलकम के लिए। और हमारा काम यूपी में, जैसे ये सीआरसी लखनऊ का प्रोग्राम है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो संस्था है परकिंस इंडिया, तो लखनऊ में हम जयति भारतम नामक संस्था के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और फिलहाल उनके साथ लखनऊ और सीतापुर में करीब 10 ब्लॉक्स में हमारा काम चल रहा है। मल्टीपल डिसेबिलिटी विथ विजन इम्पेयरमेंट का ये जो ग्रुप है, उन बच्चों के लिए काफी सारी सर्विसेज हमने उनके साथ डेवलप करी है। और सीआरसी लखनऊ का खास करके धन्यवाद कि हमारा ये जो काम चल रहा है उसमें सीआरसी से हमें काफी सहयोग मिल रहा है। अभी कुछ महीने पहले जयति भारतम में सीआरसी लखनऊ ने एक थेरेपी के लिए कैंप कंडक्ट किया, जिसको हमारे प्रोग्राम के जितने पेरेंट्स हैं सभी का बहुत अच्छा फीडबैक रहा, सारे एजुकेटर्स का बहुत अच्छा फीडबैक रहा और वो चाहते हैं कि इस तरह के और कैंप्स आप लोगों से आयोजित हो और आपके एक्सपर्टीज का हमें भी फायदा मिले। उसी के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट के कई बच्चे सीआरसी में थेरेपी के लिए भी आ रहे हैं। तो ये जो सीआरसी के साथ हमारी पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, जिससे काफी सारे एमडीवीआई बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विषय के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज का हमारा विषय है आईपी, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम या योजना, जो भी आप कहना चाहे, फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इसको थोड़ा सा चेंज करके मेरा फोकस रहेगा चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड विजन इम्पेयरमेंट, जो हमारा मुख्य रूप से टारगेट ग्रुप है। बहुदिव्यांगता के साथ साथ दृष्टि दिव्यांगता जिन बच्चों को है, उनके लिए आईपी। आईपी वही है, ऐसे नहीं है कि हम दो अलग अलग प्रकार के आईपी बनाते हैं। अगर किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो अलग आईपी, अगर किसी को एमडीवीआई है तो अलग आईपी, ऐसा नहीं होता। आईपी वही है, आईपी का फॉर्मेट वही है, आईपी के एरियाज वही है, केवल मेरा सिखाने का जो दृष्टिकोण है ये उन बच्चों के नजरिए से है। तो जो स्ट्रैटेजीज है उसमें से भी कई सारे स्ट्रैटेजीज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पर केवल हमारा जो फोकस है वो आज के लिए मल्टीपल डिसेबिलिटीज रहेगा। मेरी आवाज ऑडिबल है? सबको अच्छे से सुनाई दे रही है? यस मैम, स्पष्ट आवाज। यस मैम, बढ़िया, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट दीजिए, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन आप लोग देख पा रहे हैं? जी मैम। यस मैम। ओके, बढ़िया, ओके। यस मैम। आज का हमारा जो टॉपिक वो है व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना या कार्यक्रम। इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बिलीफ के साथ। बिलीफ माने ये कह सकते हैं कि हमें ये विश्वास है या ये एक तरह से हमारी एक मूल धारणा है जिसके आधार पे हम आईपी के बारे में सोचेंगे। वो बिलीफ ये है कि सारे बच्चे जिन्हें विकलांगता है, किसी भी तरह की विकलांगता क्यों ना हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या बहुदिव्यांगता के साथ दृष्टि दिव्यांगता हो, ये सभी बच्चे सीख सकते हैं और संप्रेषण कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहले एक विश्वास होना चाहिए
कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, चाहे उसकी डिसेबिलिटी कितनी ही सीवियर क्यों ना हो, पर हम कहेंगे कि अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, या बहुत मुश्किल है कि ये कम्युनिकेशन किस तरह से करेगा, नहीं संभव है, ऐसे मुमकिन नहीं है। हर बच्चा सीख सकता है और इसीलिए हर बच्चे के लिए हम एक आईपी जरूर बना सकते हैं। जिस टारगेट ग्रुप की मैं कब से बात कर रही हूँ, बहु दिव्यांगता के साथ दृष्टि दिव्यांगता, उसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे चल के स्लाइड्स पे आप जो फोटोग्राफ्स देखोगे उनमें इन कॉम्बिनेशंस के कई सारे बच्चों को आप देखोगे। दृष्टि दिव्यांगता के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि दिव्यांगता के साथ सेरिब्रल पॉल्सी, दृष्टि दिव्यांगता के साथ ऑटिज्म, दृष्टि दिव्यांगता और हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे हम बधिरांधता या डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन इनमें से हो तो हम कहते हैं कि ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज विद विजन इम्पेयरमेंट से बच्चा ग्रस्त है। और इन्हीं बच्चों की आज हम थोड़े से उदाहरण देखकर बात करेंगे। आईपी क्या है? आप सभी जानते हैं कि आईपी एक लिखित योजना है। बच्चों की जो भी जरूरतें हैं, जो हमें हमारे आकलन के आधार पे पता चलती है कि इस बच्चे की क्या जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लिखी गई एक योजना है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब कई सारे प्रोफेशनल्स इकट्ठा होते हैं आईपी को बनाने के लिए। अब जब हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हैं तो कई बार सारे प्रोफेशनल्स का होना संभव नहीं होता, पर जितना संभव हो उतने प्रोफेशनल्स अगर जुड़े तो बहुत अच्छा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण वो बच्चा, बच्चे के माता पिता या उसके अभिभावक, बच्चे का शिक्षक शिक्षिका और लोग जो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो लोग, अगर मुमकिन हो तो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जो भी उपलब्ध हो और जिसकी बच्चे को जरूरत हो, उतने लोग मिलकर अगर आईपी बनाए तो वो एक परिपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चे की सभी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए एक वो योजना बन जाती है। रीजनेबल गोल्स आकलन के आधार पे, अगर आप ये पहली स्लाइड देखें तो उसमें एक बच्चा है जो अपने टीचर के साथ एक एक्टिविटी कर रहा है। एक छोटे से कटोरे में बालू है, क्योंकि वो दोनों समुंदर किनारे गए थे और वहां से ये बच्चा कुछ बालू और कुछ वहां के पत्थर इकट्ठा करके ले आया था। टीचर उस बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कर रहा है कि उस बालू में से उस बच्चे को वो पत्थर चुन के निकालने हैं और अलग करके एक प्लेट में रखने हैं। ये एक्टिविटी करने के लिए, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, टीचर उसे रिस्ट पे सपोर्ट दे रहा है, उसकी कलाई पे उसको सहायता दे रहा है ताकि वो बच्चा आसानी से पत्थर उठा सके और उस कटोरे में से पत्थर निकालकर उस प्लेट में रख सके। और वो बच्चा बेहद खुश है ये एक्टिविटी करते हुए, जो हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो कितना खुश है और इस एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व है। इस बच्चे के लिए गोल इतना ही है कि टीचर जब उसे कलाई पर सहायता देगा तो वो उस बालू में से पत्थर ढूंढ कर निकालेगा और प्लेट पर रखेगा। ये एक रीजनेबल गोल है। हम ये नहीं चाहते कि ये बच्चा अपने आप से जाके सारी बालू उसमें भरे, पत्थर भी ले, सारी साधन सामग्री जमा करे,
एक्टिविटी की जगह पे आके बैठे और बिना टीचर के सहायता के वो एक्टिविटी अपने आप से पूर्ण रूप से पूरी करे। भविष्य में हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो बच्चा ये सारी चीजें कर पाए। हमारे निरंतर प्रशिक्षण के बाद, निरंतर प्रैक्टिस के बाद, एक्टिविटी लगातार उसी तरीके से करने के बाद हो सकता है बच्चा ये चीज कर पाए। पर अभी फिलहाल अगर हम चाहते हैं कि बच्चे ने ये सारी चीजें अपने आप से करनी है, तो वो एक रीजनेबल या सही गोल नहीं कहलाएगा। क्योंकि बच्चे के आकलन से हमें ये पता चलता है, सबसे पहले तो इस बच्चे को काफी सारे फिजिकल चैलेंजेस है चलने के लिए, और आप देख सकते हैं कि हाथों का उपयोग करने के लिए भी उसे काफी सारी चैलेंजेस है, काफी चुनौतियां है। इसीलिए टीचर उसको कलाई पे सहायता दे रहा है ताकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाए। ये सारी चीजें आपको आपके आकलन के द्वारा पता रहेगी कि बच्चे का वर्तमान स्तर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आईपी के लिए। बार बार आप इसको देखते, सुनते और पढ़ते होंगे कि बच्चे का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उसका वर्तमान स्तर क्या है, बच्चा अभी फिलहाल क्या कर सकता है, ये हमारा आकलन है। और उस आकलन के आधार पे हम ये तय करेंगे कि इस बच्चे के लिए हम क्या गोल रखेंगे। चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो जो अभी 2, 3 या 4 महीने में बच्चा अचीव करेगा, या वो लॉन्ग टर्म गोल हो जो हम चाहते हैं कि इस साल भर में बच्चे ने ये सीखना चाहिए। रीजनेबल गोल का मतलब यही है कि वो गोल जो आपके आकलन पे आधारित है और जो बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है या पर्याप्त है। कायदे से 6 महीने में एक बार कम से कम आईपी को आपने रिव्यू करना है, ये देखने के लिए कि साल की शुरुआत में हमने आकलन किया, हमने गोल्स बनाए, पूरा आईपी बना दिया। 6 महीने के बाद बच्चे ने कई सारे गोल्स में प्रोग्रेस किया होगा। क्या कुछ गोल्स बदलने की जरूरत है, अगला गोल लेने की जरूरत है, कोई एरिया के गोल्स पूरी तरह से अचीव हो गए हैं, या कुछ चुनौतियां आई है जिस वजह से बच्चा ये गोल्स अचीव नहीं कर पाया है, तो हमें आगे क्या करना है। कम से कम 6 महीने में एक बार आईपी को रिव्यू करना है, नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो जरूर 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 आईपी को रिव्यू करना है। आपके पास कोई नई जानकारी आई, अगर किसी बच्चे को एपिलेप्सी है और अभी उसको दौरे ज्यादा पड़ने लगे और उसकी दवाई की मात्रा बदल गई, ये एक बहुत जरूरी जानकारी है जो आपने तुरंत आपके आईपी में अपडेट कर देनी है। जहां पे आप बच्चे का मेडिकल इंफॉर्मेशन लिखते हो, वहां पे तुरंत ये चीज अपडेट करनी चाहिए। या बच्चे को आंख की कोई समस्या है, आपको अभी पता चला कि बच्चे को मैक्युलर डीजेनरेशन है जिससे दृष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज आपको पता चले तो उसको तुरंत आईपी में आपको नोट करना है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव होगा आप बच्चे को क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे इस चीज पर, और उसी के साथ साथ उसके अभिभावकों को भी आपको ये सारी चीजें समझानी होंगी। तो गोल्स का मूल्यांकन करना, ये देखना कि कौन से गोल्स हैं जो बच्चे ने ऑलरेडी अचीव कर लिए और कौन से गोल्स है जो अभी अचीव करने हैं, क्या कुछ बदलने की जरूरत है, हमारे सिखाने की पद्धति बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक एरिया में बच्चे का ज्यादा प्रोग्रेस हमें नहीं दिख रहा। क्या कोई नई जानकारी हमें मिली है जो हमें आईपी में शामिल करनी है।
इसके लिए आईपी का लगातार रिव्यू होना बेहद जरूरी है। 4 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, बिल्कुल भी ना हो तो कम से कम साल में एक बार तो इसे करना ही करना है, क्योंकि हमारा मूल्यांकन और हमारा आकलन ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि साल के शुरुआत में हमने बच्चे का आकलन किया, आईपी बनाया और उसके बाद हम साल भर आकलन करेंगे ही नहीं। ऐसे नहीं होता। आप सभी जब काम करते हो, फॉर्मली, इनफॉर्मली, औपचारिक, अनौपचारिक रूप से आप हमेशा आकलन करते रहते हो। हर रोज जब मैं बच्चे के पास जाती हूँ और ये देखती हूँ कि जब मैं उसके साथ एक्टिविटी करा रही हूँ तो बच्चा मुझे कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी नई स्किल है जो उसने सीखी है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कि कौन सी एक्टिविटीज पसंद करता है, कौन सी नापसंद करता है, रिस्पॉन्स देने के लिए ज्यादातर किस चीज का यूज करता है, अपना विजन का, अपने हाथों का, टच का, किस चीज का ज्यादा यूज कर रहा है। ये सारी चीजें मैं एक डेली बेसिस पे देखती हूँ और ये सारा मेरा असेसमेंट या आकलन है। मैं कोई चेकलिस्ट लेके रोज वहां नहीं बैठती, पर एक अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मली हर रोज बच्चे का असेसमेंट में जरूर करती हूँ। तो असेसमेंट, मूल्यांकन, ये सभी कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो साल भर चलता रहेगा। इसलिए आईपी को आप जितना ज्यादा रिव्यू करो उतना ही ज्यादा उपयुक्त वो बच्चे के लिए रहेगा। आईपी में कई सारे एरियाज हैं जो आप लोग आईपी में शामिल करते हो, चाहे वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, कॉग्निशन है, सोशल स्किल्स है, थेरेप्यूटिक नीड्स है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी है, कॉग्निशन है, कई कई सारे एरियाज है जो आप आईपी में शामिल करते हो। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज को आज हम देखेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे उसकी विकलांगता कुछ भी हो। हम जब एमडीवीआई बच्चों की बात करते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है संप्रेषण या कम्युनिकेशन। चाहे वो ग्रहणात्मक संप्रेषण हो या अभिव्यक्ति हो, संप्रेषण बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसी भी बच्चे के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के संप्रेषण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और वापस आपके बच्चे का जो वर्तमान स्तर है संप्रेषण में, उसी के आधार पे आप संप्रेषण में उसके लिए अलग अलग गोल्स बनाओगे। मैं क्या चाहती हूं कि इस साल मेरा बच्चा संप्रेषण में क्या सीखे। हम सब लोग ज्यादातर स्पीच या वाचा का इस्तेमाल करके संप्रेषण करते हैं, पढ़ने लिखने का इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे कई सारे बच्चे स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर पाते या वाचा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, कई हैं जो लिख नहीं सकते। तो अलग अलग संप्रेषण के माध्यमों का ख्याल रखना और उनके बारे में सोचना कि मेरे बच्चे के लिए संप्रेषण में मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 संप्रेषण के प्रकार दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो चित्र है लेफ्ट साइड में, जहां एक माँ अपनी बच्ची के साथ बैठी हुई है, उस बच्ची को बाहर जाना है, पर उस बच्ची को स्पीच उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। तो माँ अगर उसे ये बताएगी कि चलो हम बाहर चलते हैं, तो वो बच्ची कुछ भी समझ नहीं पाएगी, वो साइन लैंग्वेज भी नहीं समझती। तो माँ अगर उसे कहेगी कि चलो हम बाहर जाते हैं,
तब भी वो कुछ भी समझ नहीं पाएगी। अगर ऐसे ही उसको पकड़ के उठाओ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है या हमें अभी क्या करना है। ये बताने के लिए माँ ने उसका जूता लिया है और वो पैर में जूता पहनेगी, तो वो बच्ची के पैर को हाथ लगा रही है। बच्ची के पैर को हाथ लगाकर फिर वो बच्ची को जूता पहनाती है। इससे बच्ची को तुरंत पता चलता है कि अब मुझे जूते पहनाए गए, मतलब मुझे बाहर जाना है। ग्रहणात्मक संप्रेषण का एक बहुत अच्छा माध्यम, जिसे हम टच क्यू भी कहते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्पीच नहीं समझ में आती, सुनाई देता है, पर जरूरी नहीं कि वो शब्दों का मतलब भी समझ पाए या उस भाषा को समझ पाए, क्योंकि सुनना और भाषा समझना दो अलग अलग प्रक्रिया है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं। तो अगर जो वस्तु आसानी से उपलब्ध है और जो उस क्रिया से संबंधित है, उस वस्तु का अगर मैं उपयोग करूं, तो बच्चा तुरंत समझ जाता है कि अभी कौन सी एक्टिविटी में हमें हिस्सा लेना है या हमें क्या करना है। उसी तरह से अगर कंघी करनी है, तो कंघी को लेकर अगर हम सिर पे रखते हैं और फिर कंघी करना शुरू करते हैं, तो बच्चा ये जानता है कि अच्छा, कंघी मतलब अभी मुझे बाल बनाने हैं, या जूता मतलब अभी मुझको बाहर जाना है। धीरे धीरे उस शब्द का मतलब, वो शब्द वो सीखने लगता है, और तब आप वस्तुओं का उपयोग कम कर सकते हैं। दूसरा है एक आइसक्रीम स्टिक का चित्र। कई बच्चे हैं जो चित्रों को देखकर सीखते हैं। अगर बच्चा चित्रों को समझता है, तो हमें हर बार वस्तु का ही उपयोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चित्र समझना एक और हायर लेवल है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के द्वारा समझ पाना, फिर चित्रों को देखकर समझ पाना, और जो सबसे नीचे का चित्र है जिसमें वो उस बच्चे को एक फ्लैश कार्ड या चार्ट पेपर दिखा रही है जिसपे लिखा है शॉप या दुकान, वो बच्चा ये पढ़ के समझ पा रहा है कि अच्छा, शॉप मतलब अभी हमें बाहर दुकान में कोई चीज खरीदने जाना है। ये सारे संप्रेषण के अलग अलग लेवल हैं। हर साल जब हम आईपी लिखते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे का अभी जो वर्तमान स्तर है, उससे एक स्तर और ऊपर या और आगे उसे किस तरह से ले जाएंगे। तो अलग अलग उद्देश्य आपके हो सकते हैं संप्रेषण के क्षेत्र में, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे संप्रेषण का माध्यम आप कोई भी चुने, ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के स्तर पर हो और जिसे बच्चा बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए और उसका उपयोग कर पाए संप्रेषण को समझने के लिए और खुद कुछ चीज व्यक्त करने के लिए। एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक लड़का है जो हैंडपंप का इस्तेमाल कर रहा है। दो शब्द है इस स्लाइड पे लिखे हुए, एक तो है ओरिएंटेशन और दूसरा है मोबिलिटी। ओरिएंटेशन ज्यादातर हमारी बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। मेरे आसपास के परिवेश में कौन सी चीज कहाँ है, ये पता होना। मैं इस रूम में हूं, मेरे घर में रसोई घर कहाँ पे है, अगर मुझे नहाना है तो वो जगह कहाँ पे है, अगर मुझे खाना खाना है वो जगह कहाँ पे है, अगर मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो दरवाजा कहाँ पे है। ये सारे परिवेश का पता होना ओरिएंटेशन है,
क्योंकि ये हमारी बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं हमारे दिमाग में एक मेंटल मैप का होना कि अलग अलग लोकेशंस कहाँ कहाँ है। और दूसरा है मोबिलिटी, जो संबंधित है चलने फिरने से। तो मुझे पता है कि रसोई घर उस दिशा में है, पर वहां तक मुझे चल के जाना होगा, तभी मैं रसोई घर तक पहुंच पाऊंगी। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, सबसे पहले बच्चे को अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट या घर के परिवेश से अवगत कराना, ताकि वो उस परिवेश में अपने आप से घूम सके और जहां जाना है जा सके। यहाँ पर ये लड़का अपने घर के आंगन में जो हैंडपंप है वहां पे जाकर पानी निकालता है और वो पानी अपने नहाने के लिए इस्तेमाल करता है, और ये चीज वो अपने आप से करता है। ऑफ कोर्स कई महीनों और सालों के प्रशिक्षण के बाद वो ये चीज अपने आप से करना सीख लिया है। ये जो स्लाइड है इसमें भी एक लड़का है जो हैंडपंप का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों में फर्क इतना है कि जो पहले स्लाइड में लड़का है उसके घर के आंगन में वो हैंडपंप है, और इस बच्चे के घर से कुछ दूरी पर ये हैंडपंप है। तो अपने घर के परिवेश से अवगत होने के बाद हमारे घर के आसपास का परिवेश, घर के आसपास क्या है, आस पड़ोस में क्या है, सामने अगर कोई दुकान है तो उस दुकान तक क्या बच्चा अपने आप से या शुरू में सहायता से जा सकता है, कोई तालाब है वहां पर जा सकता है, कोई मंदिर है वहां पर जा सकता है। इसी तरह से इस बच्चे को सिखाया गया है कि घर के पास जो हैंडपंप है वहां तक वो बच्चा चलकर जाए। वो अपने घर से एक बाल्टी लेकर इस हैंडपंप तक जाता है, उस बाल्टी में पानी भरता है और रोज 2 बाल्टी पानी भर के अपने घर पर ले जाता है, एक उसके लिए और एक उसकी बहन के लिए, और ये पानी नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल और फंक्शनल एक्टिविटी जिसके द्वारा ये बच्चा बहुत सारे स्किल्स सीख रहा है। एरिया है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, पर वो कई सारे मोटर स्किल्स भी सीख रहा है। हैंडपंप चलाना, बाल्टी उठाना, लाना ले जाना, इस सब से काफी सारा संप्रेषण वो कर रहा है। अपनी बहन से उसका अभिवादन कर रहा है, बहन उसको धन्यवाद देती है, काफी सारा संप्रेषण हो रहा है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी हो रही है। तो आपकी एक एक्टिविटी द्वारा आपके आईपी के कई सारे क्षेत्र में बच्चा अलग अलग स्किल सीखता है। क्षेत्र भले एक हो, मेन एरिया है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, पर उसके साथ साथ ये बच्चा मोटर स्किल्स भी सीख रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख रहा है, सोशल स्किल्स भी सीख रहा है। तो संप्रेषण, गामक, सामाजिक और ओरिएंटेशन मोबिलिटी, ऐसे कई सारे स्किल्स वो एक ही एक्टिविटी के द्वारा सीख रहा है। और ये एक्टिविटी बहुत ही कार्यात्मक है, उसकी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई, और उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो घर का एक उपयुक्त सदस्य के रूप में ये काम करता है। क्योंकि उसके माता पिता को ये काम नहीं करना पड़ता कि वो अपने नहाने के लिए एक बाल्टी और अपनी बहन के लिए भी एक बाल्टी रोज हैंडपंप से ले आता है। अनडाउटेडली उस बच्चे को भी बेहद खुशी होती है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है और उनके बहुत काम आ रहा है। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, या जिसे हम कहते हैं संकल्पना निर्मिति। किसी भी चीज की संकल्पना होने के लिए या किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट, जब हम कहते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट
अधिकतर बच्चे उस चीज को छूकर, उसे देखकर, उसको उपयोग करके लगातार बार बार प्रैक्टिस में उसका उपयोग करके बच्चों को उस चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये चीज क्या है और इसका उपयोग हम किस तरह से करें। यहाँ पे टीचर एक बच्चे के साथ एक्टिविटी कर रहा है, सिंपल एक्टिविटी है जिसमें प्याज, आलू और टमाटर। बच्ची का बहुत अच्छे से पोजीशनिंग किया हुआ है, जो भी बहुत जरूरी है। जब आईपी में आप अलग अलग गोल लिखते हो, अलग अलग बच्चों के लिए एक्टिविटीज लिखते हो, तब बच्चे की जो सीटिंग पोजीशन है उस पे ध्यान देना हर एक्टिविटी में बेहद जरूरी है। टीचर और बच्चा दोनों जब कंफर्टेबल होंगे तभी वो एक्टिविटी अच्छी तरीके से हो पाएगी और बच्चा उसको अचीव भी कर पाएगा और अच्छी तरह से सीख भी पाएगा। यहाँ पे एक सिंपल कुर्सी ली है उसने और ऊपर एक तकिया रखा है जिससे वो प्लेट थोड़ी सी ऊपर आती है और उस बच्ची को बहुत ज्यादा झुकना नहीं पड़ता वो चीजें देखने के लिए। रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल वो कर रहा है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए अगर हम रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक जो वस्तु है, उसका अगर उपयोग करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को समझ सकते हैं। तो प्लास्टिक के फल सब्जी के बजाय टीचर ने एक्चुअल टमाटर, प्याज और आलू का उपयोग किया है और वो बच्ची उसको अलग अलग करना सीख रही है। बाद में जाकर आलू, टमाटर और प्याज लेके उसके घर में उस दिन सब्जी भी बनेगी और वो अपने भोजन में वो सब्जी भी खा लेगी, जिससे उसका कॉन्सेप्ट और हम बढ़ाते जाएंगे कि पहले ये चीजें कच्ची थी, अब इनको पकाया गया है और पकने के बाद उसी की सब्जी मैं खा रही हूं। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का हर एक्टिविटी में ध्यान रखना, ये केवल सब्जियों का कॉन्सेप्ट है, पर हर चीज में, चाहे हम संख्या की बात करें, काउंटिंग की बात करें, कलर कॉन्सेप्ट की बात करें, बच्चों को रंगों की पहचान होना, हर चीज में ये कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। जितना बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से वो बच्चा सीखेगा और उतना ही ज्यादा अच्छा उसका संप्रेषण भी होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और संप्रेषण दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हर चीज की एक नींव जैसे है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो हर एक्टिविटी में अगर पूरी एक्टिविटी बच्चे के साथ हम करते हैं और थोड़े रियल ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करके पूरी तरह से बच्चे को उस एक्टिविटी का अनुभव देते हैं, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। कई बार हमारे बच्चों को अगर लो विजन है या उन्हें ठीक से नहीं दिखाई देता, तो कोई भी चीज सिर्फ देखकर समझना या पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जितना हो सके अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करना, ताकि बच्चा उस वस्तु को देख भी सके, छू भी सके। अगर कोई खाने की चीज है तो उसकी टेस्ट भी कर सके। अगर उसमें कोई आवाज है तो उसकी आवाज भी सुन सके। अगर स्पर्श उसका अलग है तो उसका टेक्सचर भी देख सके। जितने ज्यादा इंद्रियों का हम उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा। तो आपका जो कॉग्निशन का एरिया है उसमें आप कई सारे एरियाज में बच्चों के गोल लिखोगे, चाहे वो आपके प्री एकेडमिक स्किल्स हो, कलर हो, काउंटिंग हो, साइज हो, मेजरमेंट हो, कई सारे एरियाज में आप गोल लिखोगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट या संकल्पना निर्मिति।
इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, जिसे हम लोग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स उससे थोड़ा सा ज्यादा है, पर अभी फिलहाल हम लोग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बच्चा अपने आप से खाना खा रहा है। शुरू में जब इसके साथ ये एक्टिविटी की गई तो इस बच्चे को हैंड ओवर हैंड असिस्टेंस से ये बच्चा खाना खाता था। काफी महीनों के प्रशिक्षण के बाद अब ये अपने आप से खाना खाना सीख लिया है। जब हम अभिभावकों से बात करते हैं कि आईपी में आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या सीखे, कई सारे अभिभावक कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने आप से खाना खाए या टॉयलेटिंग में उसने इंडिपेंडेंटली टॉयलेटिंग करना चाहिए। ज्यादातर अभिभावक ये चाहते हैं कि कम से कम बच्चा अपना ख्याल खुद रख सके। ईटिंग के लिए अब ये अपने आप से खाना खा सकता है, पर इसके लिए कुछ एडाप्टेशंस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप देखो तो ये एक प्लेट में नहीं खा रहा है, पर एक कटोरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो सब्जी है उसको एक अलग कटोरे में उसको दिया गया है, और वो चावल और सब्जी अपने आप से घर के बाहर आंगन में बैठकर खा रहा है। खाने के बाद टीचर ने और एक एडाप्टेशन उसके लिए किया है कि एक छोटी स्टील की बाल्टी उसने रखी है, और खाना खाने के बाद वो बच्चा वहां पे जाके अपने हाथ और मुंह साफ करता है, और फिर अपना वो बड़ा कटोरा, छोटी कटोरी भी साफ करके घर में जाकर रख देता है। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, वापस सारे एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसने खाना खाया, प्लेट वहां पे छोड़ दी और उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, पर उसी एक्टिविटी से संबंधित कई सारे जो स्किल्स है, अपने आप से हाथ धोना, अपना मुंह धोना, खुद की प्लेट या अपनी कटोरी साफ करके वापस उस जगह पे रखना, जिसमें वापस ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का भी बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। तो काफी सारे इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, चाहे वो खाना खाना हो, मंजन करना हो, बाल बनाना हो, कपड़े पहनना, नहाना, टॉयलेटिंग, कई सारे इंडिपेंडेंट लिविंग या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के स्किल्स हैं जिनको हम आईपी में शामिल करना चाहते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशल। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दो बहनें हैं और दोनों को बहुदिव्यांगता के साथ दृष्टि दिव्यांगता है, और घर में उनके जो बाकी भाई बहन है उनके साथ बैठकर वो खेल रहे हैं। सिंपल गेम है, उस रिंग्स को खोलना और वापस उनको जोड़ना, पर इस सिंपल गेम के सहारे कई सारे कौशल वो सीख रहे हैं। एक दूसरे के साथ खेल के दौरान संप्रेषण करना, एक दूसरे का अभिवादन करना, एक दूसरे के लिए वेट करना, क्योंकि खेल में हमेशा बारी बारी हर कोई खेलेगा, तो अपनी बारी के लिए रुकना या वेट करना, और कई सारी भावनाओं को एक्सपीरियंस करना। एक बहुत खुशी होती है आपको जब आप बाकी बच्चों के साथ बैठकर कोई भी खेल खेलते हो। अभी फिलहाल वो अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल के खेल रहे हैं। धीरे धीरे जो पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ कुछ खेल वो लोग खेल सकते हैं, और धीरे धीरे बच्चे अपने सामाजिक कौशल भी सीख सकते हैं। जितने सामाजिक कौशल हम उनको सिखा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि वापस सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशल की जब हम बात करते हैं तो कई सारे स्किल्स हम दूसरों को देखकर
या अवलोकन करके सीखते हैं। हम किसी नई जगह में गए और हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग आसपास देखते हैं कि बाकी लोग वहां पे क्या कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। पर हमारे बच्चों के लिए ये सारे कौशल हमें सिखाने हैं, और जितना आपका संप्रेषण बच्चे का अच्छा होगा या संप्रेषण का स्तर जितना अच्छा होगा, उतने ही ज्यादा अच्छे उसके सामाजिक कौशल होंगे। क्योंकि किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में थोड़ा बहुत संप्रेषण सब बच्चों को एक दूसरे से करना होता है। तो जितना हम इन स्किल्स पे काम करेंगे, चाहे कम्युनिकेशन है, सोशल स्किल्स है, ये सारे स्किल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एरिया हम भले ही अलग अलग लिखते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इस एक्टिविटी में हम चाह रहे हैं कि हम उसे सोशल स्किल सिखाएं, तो हम केवल और केवल सोशल स्किल पे ही काम करेंगे। इसके थ्रू बच्चा संप्रेषण के कौशल भी सीख रहा है, ओरिएंटेशन भी सीख रहा है, गामक कौशलों का भी उपयोग कर रहा है और कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहा है। जोड़ना, तोड़ना, अलग करना, रुकना, कई सारे कॉन्सेप्ट्स इस सिंपल एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चा सीख रहा है। जो इन अलग अलग एरियाज में गोल्स हम लोग लिखते हैं, वो गोल्स हम कहते हैं कि स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो स्पेसिफिक, मतलब बच्चा क्या करेगा या आप क्या चाहते हो कि बच्चे ने क्या करना चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, जो भी स्किल आप चयन करो बच्चे को सिखाने के लिए, जिस किसी भी स्किल का, क्या मैं उसका अवलोकन कर सकती हूँ और ये पता कर सकती हूँ कि हाँ, बच्चे ने ये स्किल सीख ली है। अचीवेबल, ये संभव होना चाहिए कि बच्चा इस स्किल को अचीव कर पाएगा। जैसे अभी बच्चा ठीक से बैठना भी नहीं सीखा है और मैंने गोल लिया कि अगले 2 महीने में वो इंडिपेंडेंटली चलना सीखेगा, बहुत मुश्किल है। हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल में ये संभव हो, पर अभी फिलहाल तुरंत 1-2 महीने में ये संभव नहीं होगा। रेलेवेंट, उस बच्चे के लिए जो भी गोल आपने लिया है वो रेलेवेंट है या नहीं है, या उपयुक्त है या नहीं है। और सबसे जरूरी, टाइम बाउंड, कितने समय में, क्या अवधि है जिसमें मैं चाहती हूं कि बच्चे ने अचीव करना चाहिए, वो मुझे पता होना चाहिए। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, मेरा आकलन क्या कहता है, इस बच्चे को कितना समय लगेगा ये गोल अचीव करने के लिए, ये मुझे पता होना चाहिए। ये पांचों चीज अगर आपके गोल में है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये स्मार्ट गोल है या ये गोल बिल्कुल सही है। एक गोल का हम उदाहरण देखते हैं। इस एक्टिविटी से संबंधित हमारा गोल है, ये एक वाटर प्ले की एक्टिविटी है। इस बच्ची को जब हमने पहली बार देखा तो उसके अभिभावकों ने कहा कि इस बच्चे को कोई भी चीज छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी चीज जैसे उसको देते थे, ये बच्ची उसको लेकर फेंक देती थी। फिर उसकी माँ ने कहा कि उसको पानी बहुत पसंद है और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटे से कटोरे में या बड़े कटोरे में पानी डाल के उसमें कुछ वस्तु डाले और देखे कि क्या वो बच्ची उसको हाथ लगाना पसंद करेगी। जब टीचर ने ये एक्टिविटी उसके साथ की तो उसका चेहरा ही बता रहा है कि वो बहुत खुश हुई और अच्छे से अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही थी उस पानी में हाथ डालने के लिए, और पानी में जो चीजें डाली थी उनको छूने की भी वो कोशिश कर रही थी।
पसंद नापसंद जिसकी हमने पहले बात की, अगर इस एक्टिविटी के लिए, इस बच्ची के लिए मैं एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बच्ची का नाम बदला गया है, उसका नाम गीता नहीं है। तो सपोज गीता के लिए हम क्या गोल रखेंगे? तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि गीता पानी में डाले हुए वस्तुओं को एक्सप्लोर करने के लिए या उनका अन्वेषण करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेगी और टीचर की हैंड ओवर हैंड सहायता से कोई भी दो वस्तुओं को ढूंढ कर निकालेगी। कब? वाटर प्ले के दौरान, अगले 3 महीने में। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। क्या ये स्मार्ट है? सॉरी इंटरप्ट मैम, एक बार पुनः आप रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दें मैम। स्टॉप शेयरिंग करके वापस करो। नहीं, वहीं से रिज्यूम प्रेजेंटिंग आती है। रिज्यूम प्रेजेंटिंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टॉप करके वापस करती हूँ। स्टॉप शेयरिंग। सभी अभ्यर्थियों से, सभी प्रतिभागियों से विनम्र प्रार्थना है, कृपया बीच में प्रेजेंट की बटन न दबाएं, अन्यथा हमारा व्यस्ततम प्रेजेंटेशन बाधित होता है। निर्बाध रूप से शैक्षणिक ज्ञानवर्धन का यह कार्यक्रम चले, इससे हेतु आपसे सहयोग की भावना है। कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं। अभी ठीक है नागेश जी? जी मैम, जी मैम। ओके, सॉरी मैम, सॉरी। ओके। ये गोल सबको दिखाई दिया या वापस रिपीट करूं? No, ma'am, it is. दिखाई दे रहा है मैम, दिखाई दे रहा है। फाइन, बढ़िया। अब ये जो गोल है, क्या ये स्मार्ट है या नहीं है? स्मार्ट में हमें चाहिए था कि हमारा गोल सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है, वो यहाँ पे पता होना चाहिए। वो हमें पता चल रहा है कि गीता अपने हाथों का इस्तेमाल करेगी पानी में जो चीजें रखी है उनका अन्वेषण करने के लिए। ओके? मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं? जवाब है हाँ। हम देख सकते हैं कि गीता अपने हाथों का इस्तेमाल पानी में से ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर करके ढूंढने के लिए कर रही है या नहीं, ये हम अवलोकन करके पता कर सकते हैं। उसी तरह से हमने लिखा है कि उसने 2 वस्तुएं निकालनी है। ऐसा नहीं कि जितनी चाहे 1 हाथ या 10 कितनी भी वस्तुएं वो निकाले, पर बस 2 वस्तुएं उसने ढूंढ के निकालनी है, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल। उसके लिए अचीवेबल है, उसके आकलन के आधार पे बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि अभी फिलहाल वो पानी में हाथ डाल रही है और पानी में हाथ छपछपा भी रही है। तो धीरे धीरे उसको हम जरूर सिखा सकते हैं कि हाथों का इस्तेमाल करके उस वस्तु को ढूंढना, उसको एक्सप्लोर करना और उसको पानी से बाहर निकालना। फिर उसके बाद रेलेवेंट। क्या उस बच्ची के लिए ये गोल रेलेवेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि पानी उसे बेहद पसंद है। सारे मटेरियल उसके घर में लोकली अवेलेबल है। उसकी उम्र को देखते हुए ये एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट है और इस एक्टिविटी से वो कई सारे कौशल सीख सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो चीजों को हाथ लगाने के लिए उत्साहित होगी, अपने हाथों का उपयोग वो करेगी कोई भी चीज को छूने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जो उसे आगे चलकर कई सारा सीखने में मदद करेगा। टाइम बाउंड है या नहीं है? बिल्कुल है। हमने कहा है कि अगले 3 महीने में उसने ये अचीव करना चाहिए। तो ये आपके एक स्मार्ट गोल का उदाहरण है।
तो जब भी हम गोल लिखते हैं, कुछ सिंपल सवाल अपने आप को पूछने हैं। एक तो बच्चा क्या करेगा, क्या वो आपके गोल में पता चल रहा है? बच्चा वो किस तरह से करेगा, कितनी सहायता के साथ करेगा, किसके साथ करेगा और कब करेगा। इन 5 सवालों का जवाब अगर आपको अपने गोल से मिल जाता है तो आपको पता है कि आपका गोल सही है। और फिर वो स्मार्ट है कि नहीं, ये हमें देखना है। और फिर हमें पता है कि हमारे आईपी का जो डॉक्यूमेंट है वो बच्चे के लिए बेहद उपयुक्त है। इसी का लॉन्ग टर्म गोल है कि पूरे साल भर में हम क्या चाहते हैं। फिलहाल हमने लिखा है कि वो 2 चीजें ढूंढ कर निकालेगी, पर हम चाहते हैं कि पूरे साल भर में गीता एक्सप्लोर करके कम से कम 20 चीजों को आइडेंटिफाई करे। ये सारी 20 चीजें वाटर प्ले के द्वारा करे, कोई जरूरी नहीं है। खाना खाते समय, नहाते समय, कपड़े पहनते समय, खेलते समय, अलग अलग एक्टिविटीज में वो 20 वस्तुओं को पहचानना सीखेगी और एक्सप्लोर करना सीखेगी। ये पूरे साल भर में हम चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हमने पहले 3 महीने में कर दी। कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि आप जो भी एक्टिविटीज आपके गोल्स को पूरा करने के लिए चुने, वो बच्चे के उम्र के अनुसार होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, नीड बेस्ड। बहुत जरूरी है कि बच्चे को उस चीज की जरूरत हो या बच्चा उससे कोई उपयुक्त कौशल सीखे। एक टाइम फ्रेम होना बेहद जरूरी है कि कब बच्चा वो गोल अचीव करेगा। बहुत महत्वपूर्ण, बच्चे की उस चीज में रुचि है या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही जल्दी बच्चा उन एक्टिविटीज को सीखेगा। और जो परिवार है उनकी प्रायोरिटीज, या परिवार क्या चाहता है कि हमारे बच्चे ने क्या सीखना चाहिए, इन कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है, स्मार्ट और उन 5 सवालों के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सवाल के लिए कुछ समय है और किसी के कुछ सवाल है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर किसी प्रतिभागी को कोई प्रश्न करना है मैम से तो कृपया वो पूछ सकते हैं। मैम, हाँ जी। मैम एक बार स्मार्ट गोल को डिफाइन कर दीजिए। स्मार्ट गोल को डिफाइन करो। यस मैम प्लीज। ओके, श्योर। स्मार्ट का मतलब है, जो एस स्मार्ट में आता है उसका मतलब है स्पेसिफिक, माने बच्चा एग्जैक्टली क्या करेगा ये हमने लिखना है। बच्चा खाना खाते समय चम्मच को उठाकर मुंह तक ले जाएगा, बहुत स्पेसिफिक है। बच्चा खाना खाएगा, ये अगर मैं कहती हूं ये स्पेसिफिक नहीं है। मैं क्या चाहती हूं, बच्चे ने क्या करना चाहिए। चम्मच को उठा के बच्चा मुंह तक ले जाएगा, स्पेसिफिक। ओके। एम का मतलब मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल। मेजरेबल माने जिसका हम मापन कर सकते हैं या माप सकते हैं। ऑब्जर्वेबल मतलब आपका अवलोकन। क्या मैं अगर मैं कहूं मेरा गोल होगा कि बच्चे को ये एक्टिविटी करने में खुशी मिलनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। अब कोई उसको देखेगा, मैं सोचूंगी हाँ बच्चा बहुत खुश है, कोई दूसरा देखेगा बोलेगा अरे नहीं नहीं ये इतना खुश कहाँ है, उसको तो पसंद नहीं आ रही एक्टिविटी। तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग उससे अलग अलग निष्कर्ष निकालेंगे। पर यहाँ आप कह रहे हो बच्चे ने चम्मच उठा के मुंह तक लाना चाहिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेबल।
कोई भी देखेगा तो बता सकता है कि बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं क्या चाहती हूँ, कम से कम 2 या 3 बार खाने के दौरान बच्चे ने अपने आप से चम्मच उठा के मुंह तक लाना चाहिए। बाकी का समय मैं उसको हेल्प करूंगी, क्योंकि पहले दिन से पूरी एक्टिविटी बच्चा नहीं करेगा। या 2 निवाले बच्चा अपने आप से मुंह तक ले आएगा। मेजरेबल, मैं इसको मेजर कर सकती हूँ, देख भी सकती हूँ। जो ए है, अचीवेबल, क्या बच्चा ये कर पाएगा? कल तक बच्चा खाना खाने की एक्टिविटी में कुछ भी नहीं कर रहा है, वो हाथ तक नहीं लगाना चाहता और माँ उसको सारा खाना खिलाती है और वो बस बैठकर खाता है। अब मैं चाहती हूं कि अगले 3 महीने में बच्चा स्वावलंबी होकर सारी एक्टिविटी खाने की अपने आप से करे। बहुत मुश्किल है, ये अचीवेबल नहीं है। थोड़ा और ज्यादा समय बच्चे को लगेगा, क्योंकि अब तक तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो अचीवेबल होना चाहिए। आर माने रेलेवेंट, उस बच्चे के लिए ये स्किल जरूरी है या नहीं। मैंने गोल लिया कि बच्चे ने चम्मच मुंह तक लाना चाहिए। बच्चा घर पर अपने हाथ से खाना खाता है, चम्मच का तो इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वो गोल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि घर पे जो बच्चा कर रहा है वही देख के मैंने उसे सिखाना है। और टी मतलब टाइम बाउंड, क्या इसकी कोई अवधि है या समय है, या मैं सोचती हूँ कि चलो 5 साल तक यही एक्टिविटी चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे पता है कि अगले 3 महीने में वो क्या करेगा। चम्मच को मुंह तक ले आएगा। फिर अगले 3 महीने में वो क्या करेगा, चावल है उसको स्कूप करने की चम्मच से कोशिश करेगा। फिर अगले 3 महीने में क्या करेगा। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितनी अवधि में बच्चा क्या करेगा, जो वापस आपको अपने आकलन के आधार पर पता चलेगा। आपका पता चल गया? आपको सवाल का जवाब दे दिया मैंने। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम मेरा एक और प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मैम, आईईपी के जो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं, क्या वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इस पे थोड़ा सा मैम बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सेम होते हैं। आपके आईपी के जो भी कंपोनेंट्स है, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, उसका प्रोफाइल है, मेडिकल इंफॉर्मेशन है, फिर आपका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, इवैल्यूएशन, एरियाज, सब कुछ सेम रहेगा। क्योंकि बेसिकली आईपी है, तो वो हर बच्चे की जरूरत के अनुसार होगा। उतना ही है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए सारे एरियाज की जरूरत हो, तो वो आपको बच्चे के हिसाब से देखना होगा। या फिलहाल मैं सोच सकती हूँ कि मैं इन 5 एरियाज पे फोकस करूंगी, एकदम सारे 10 एरियाज पे मुझे नहीं करना। तो वो आपको डिसाइड करना है और वो हर बच्चे के अनुसार बदलेगा। तो उसमें ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि इसी सेम तरीके से होगा, पर जो आईपी के कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो हेलो। हेलो सर, नमस्कार जी। जी जी नमस्कार जी। अब मैं मैम से जानना चाहूंगा कि क्या मैं अगला प्रश्न लूं मैम, या समय की बाध्यता का? बिल्कुल बिल्कुल, अगर और प्रश्न है तो बिल्कुल ले सकते हैं। जी मैम मेरा एक प्रश्न है जी। तो कोई एक प्रश्न और, उसके बाद समय की बाध्यता है। हाँ सर, सुन रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है सर। जी जी पूछिए। सर जैसे कोविड चल रहा है, कोविड के दौरान बच्चे घरों में हैं, तो क्या उनका असेसमेंट बाय फोन या ऐसे किया जा सकता है या नहीं? फोन से असेसमेंट से ज्यादा हम अभिभावकों से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है हम मैम। लोग हमेशा स्पेशल एजुकेशन में कहते हैं ना कि अभिभावक बच्चे के पहले शिक्षक हैं।
और बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से वही लोग जानते हैं। और किसी भी असेसमेंट में, भले ही जब कोविड ना भी हो, तब भी हम हमेशा अभिभावकों को शामिल करते हैं और उनसे जानकारी भी लेते हैं। तो ये जानकारी जरूर लेते रहना चाहिए कि बच्चा फिलहाल क्या कर रहा है, या ये एक्टिविटी ली, क्या वो करना पसंद कर रहा है, अपने आप से कर रहा है, कितनी सहायता उसको देने की जरूरत है, क्या उसको पसंद आ रही है, या एक्टिविटी में कुछ मैम चेंज करने की फिर भी जरूरत है। एक्यूरेट असेसमेंट तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी एक इनफॉर्मल असेसमेंट जरूर होगी। तो एक्यूरेट असेसमेंट के लिए आपको फेस टू फेस करना होगा। हाँ पर जी, यहाँ कुछ भी संभव नहीं है, तो क्या संभव है ये देखकर हम आगे चलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रस्तुति की उत्कृष्टता किस पक्ष तक जा सकती है और एक श्रेष्ठवत प्रस्तुतकर्ता किस ऊंचाई तक शब्दों को तथा बौद्धिक योजन को पहुंचा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज की आपकी विदुषी युक्त और विद्वत प्रस्तुति रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के आपके इस कार्यक्रम में 250 प्रत्यक्ष प्रतिभागी हमसे जुड़े और लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी प्रतीक्षारत रहे, जिन्हें हम लोगों ने फेसबुक लाइव के द्वारा या वीडियो देने की बात पर जाके स्वीकृति हम उनसे प्राप्त कर पाए। आज का आपका कार्यक्रम सीआरसी लखनऊ के सबसे सफलतम कार्यक्रमों में से, सबसे सफलतम बौद्धिक आयोजनों में से रहा, जिसका संपूर्ण श्रेय आदरणीय श्री सब्दा मैम को जाता है। आपकी विद्वत्ता, आपकी ख्यातिता और आपका यह विद्वत प्रस्तुति श्रेष्ठतम है। सीआरसी लखनऊ आपके समक्ष नतमस्तक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस सफलतम श्रेष्ठतम कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करके अग्रिम कड़ी में कार्यक्रम को ले चले। आदरणीय विकास मिश्र जी। धन्यवाद नागेश सर। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले मैं आदरणीय संपदा शेवड़े मैम को सादर प्रणाम करता हूं और सीआरसी की समस्त टीम की तरफ से मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भी इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ था, लेकिन इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे कि हम लोगों को लेफ्ट होना पड़ा। तभी भी हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से मैडम को सुना और मैडम का जो सहज और सरल जो भाव था और जो प्रेजेंटेशन था, प्रस्तुतिकरण था, शायद ही हम लोगों को मजबूर कर रहा था कि हम लोग लगातार इस वेबिनार से जुड़े रहें और मैडम को लगातार सुनते रहें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इतने सारे विशेषज्ञों को और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, प्रतिभागी हैं, उन सभी को अपनी विशेषज्ञता से ज्ञान वर्धन करने का एक अवसर दिया। मैडम आपका सादर धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम करता हूं। और आप जैसे विशेषज्ञ ही हमारे सीआरसी लखनऊ के जो कार्यक्रम है उनकी सफलता के लिए सबसे बड़ा श्रेय आप जैसे लोग ही हैं। तो मैडम आपको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, हमारी निदेशिका महोदया आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम अपनी तरफ से हम लोगों को मोटिवेट करती हैं और साथ साथ में इस तरीके के आयोजन करवाने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का। रमेश पांडे सर के जो ऊर्जावान नेतृत्व है और उनका जो एक व्यक्तित्व है वो हम सभी को अभिप्रेरित करता है कि हम सभी लोग इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करें और जो हमारा क्षमता वर्धन, जो कैपेसिटी बिल्डिंग का हम लोग एक उद्देश्य लेकर चले हैं उसको परिपूर्ण कर पाएं। और शायद मुझे लगता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को देख के वो सार्थक होता प्रतीत होता है। रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का, जो कि हमारे एक सहयोगी के रूप में और हमारे एक
सीनियर फैकल्टी के रूप में हमसे लगातार जुड़े रहते हैं और हम लोगों को आशान्वित करते हैं कि हम लोग लगातार ऐसे प्लेटफॉर्म आयोजित कर पाएंगे। हमारे सह कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री अमित कुमार सर, आदरणीय श्रीमती सविता मैडम, आदरणीय श्री नागेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। हमारी आईटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद उन प्रतिभागियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद उन प्रबुद्ध जनों को, बहुत सारे हमसे बहुत सारे योग्य लोग, सीनियर लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी का सहयोग और समन्वय हमारे ऐसे कार्यक्रमों से बना रहता है। आप सदैव अपना समन्वय और सहयोग हमारे सीआरसी लखनऊ के साथ बनाए रहें। हम किसी न किसी विषय के साथ आपके साथ उपलब्ध होते रहेंगे और मैडम जैसे विशेषज्ञों के साथ उपलब्ध होते रहेंगे। आप सभी का सादर धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं सीआरसी लखनऊ की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से और संपूर्ण सीआरसी की टीम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद विकास सर। पुनः मैं सभी प्रतिभागियों से और सभी संस्थानों से जो हमसे जुड़े रहे हैं सभी से पुनः वही सूचना, आप अगर अपने संस्थान के क्षमता वर्धन हेतु, बौद्धिक आयोजन हेतु अगर आप चाहते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत अथवा टीचर ट्रेनिंग के अंतर्गत क्षमता वर्धन कार्यक्रम को अगर आप ये चाहते हैं कि क्षमता वर्धन कार्यक्रम जैसे आज पटेल शिक्षा समिति का क्षमता वर्धन कार्यक्रम किया गया, इस तरीके की क्षमता वर्धन कार्यक्रम हेतु अगर आप आशान्वित हैं, अपेक्षित हैं, तो सीआरसी लखनऊ अपने सारे प्रकल्प आपके समक्ष रखता है, आपसे निवेदन करता है और आशा करता है कि आप हम तक आएंगे, हम अपने क्षमता वर्धन कार्यक्रमों तक आप तक पहुंचाएंगे और आदरणीय जैसे विदुषियों के द्वारा और आशीर्वचनों को आप तक पहुंचा करके विशेष शिक्षा को एक नवीन ऊंचाई पर ले जाने हेतु सीआरसी लखनऊ का यह प्रयास साफल्यतम रूप में साकार करेंगे। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय मैम को सादर प्रणाम कर इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से पूर्ण करने की घोषणा करता हूं। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्षमा चाहूंगा आपसे। धन्यवाद।